बहुत धन्यवाद इस इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक मैं इसमें चेंज करूँगा। इन्होंने कहा कि एक्स मुस्लिम्स एक रास्ता हो सकते हैं, शायद एक रास्ता हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे देश को इस बहुत बड़ी चुनौती से बचाने का। क्योंकि कभी भी जब इस्लाम की बात होती है तो एक आरोप ये लगता है कि 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, उन्हें क्या आप समंदर में फेंक देंगे? जबकि ऐसी कोई बात करता नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो जैसे आपके घर में आपके भाई को किसी ने मिसगाइड कर दिया या उसे कोई बुरी आदत लगा दी या ड्रग्स की आदत लगा दी, तो आप ना तो उस भाई को मारते हैं, ना उसे घर से निकालते हैं, पहले आप उसे वापस अपने घर में लेके आते हैं। तो मेरा बड़ी दृढ़ता से मानना है कि जितने हमारे देश में मुसलमान हैं, हमारे देश में क्या जितने संसार भर में मुसलमान हैं, वो सबसे पहले वो आप इस्लाम के विक्टिम होते हैं, उसके बाद वो दूसरों को विक्टिम बनाना शुरू करते हैं। और अगर एक मुसलमान इस्लाम से बाहर आता है और अगर स्पेशली अगर एक मुसलमान लड़की इस्लाम से बाहर आती है, तो एक पूरे परिवार की वो संरक्षक बनती है और एक भविष्य के एक अच्छे परिवार का निर्माण करती है। एक लड़का जब इस्लाम छोड़ के निकलता है, तो वो एक नफ़रत भरे कल्ट को छोड़ के मानवता में वापस आता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सामने जो 2 वक्ता हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारी प्रशंसा के पात्र हैं, जो बहुत सारा खतरा उठाने के बाद भी अपने इस काम में डटे हैं। आज हमारा जो मुद्दा है, आज हमारा जो विषय है, वो है कि हम कैसे एक्स मुस्लिम्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो उसी की ओर चलते हैं। पहले मैं नाज़िया जी के पास जाता हूँ, जैसे हमारी परंपरा है कि पहले महिलाओं को अवसर दिया जाता है। तो नाज़िया जी, अगर हम मुसलमानों को इस्लाम से निकालते हैं, तो हम एक बड़ा अच्छा काम है वो। इसमें हम कैसे गति ला सकते हैं, कैसे इसमें तीव्रता लाएँगे और कैसे इसमें अधिक संख्या में काम कर सकते हैं? नमस्कार, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ। अभी नीरज जी ने कहा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि पहले महिला को ही हम शुरुआत करने देते हैं। तो हाँ, मुझे पता है कि सनातन में जो पुरुष होते हैं वो शेर होते हैं और जो महिला होती हैं वो शेरावाली होती हैं। तो आई नो दैट आई थिंक एंड एज़ पर माय ओपिनियन एक्स मुस्लिम ग्रो कर रहे हैं और इस देश में मोर देन 2 करोड़ एक्स मुस्लिम हैं। सो हाउ टू ग्रो एक्स मुस्लिम? नहीं, हाउ टू प्रोटेक्ट एक्स मुस्लिम्स। जैसे हमारी माइनॉरिटी में, हमारे भारत में जो संविधान है, हालांकि कुछ बाबर के मानने वालों ने संविधान के साथ बहुत छेड़छाड़ की है और सूरह फातिहा पढ़ने वालों ने, लेकिन संविधान में माइनॉरिटीज को बहुत बड़ा दर्जा दिया है और इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया है। फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रोटेक्शन दिया गया है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे संविधान में, जिसके द्वारा माइनॉरिटीज अपनी बेजा बातों को भी मनवा ही लिया करते हैं, चाहे वो छोटा न्यायपालिका हो, चाहे वो बड़ा न्यायपालिका हो, या चाहे वो सर्व उच्च न्यायपालिका हो। तो मेरा कहना है कि आखिर जैसे जिहादी और आतंकियों के लिए जमायतुल उलमाए हिंद अपने खजाने का और अपनी तिजोरी की चाबी खोल करके एक इकोसिस्टम वकीलों का बना करके देती है, और एक कबाड़ी वाले के लिए भी, जहांगीरपुरी के एक कबाड़ी वाले के लिए भी इस देश के बड़े बड़े वकील सर्वोच्च न्यायपालिका में खड़े होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इकोसिस्टम हमारे भारत में रह रहे एक्स मुस्लिम्स के लिए क्यों ना हम बनाएं, क्योंकि वो उन पंथियों को खोल रहे हैं, उस सच्चाई को बोल रहे हैं और उस रियलिटी को सामने रख रहे हैं जिसको 77 साल में बड़े बड़े नेता मंत्री भी नहीं कर पाए। आज कहीं ना कहीं अगर हम जैसे लोग, मैं तो अभी मुस्लिम हूँ, तो हम जैसे लोग जब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और अपनी बातों को प्रखर हो करके रखते हैं और इस्लाम में जो बेटियों की दुर्दशा है वो अगर बताते हैं,
तो ये हिम्मत मुझे ऐसा लगता है कि एक्स मुस्लिम के बहुत वाइटल प्लेटफॉर्म से भी हमें मिली है, और रेफरेंसेस के साथ साथ हमने भी बताना स्टार्ट किया है कि हाँ, वो तो सही बोल रहा है। एक्स मुस्लिम अभी के सिनेरियो सर्कमस्टांसेस में अप्रोप्रिएटली तरीके से अगर कहा जाए तो एक क्रांति लेकर आए हैं। किस चीज की क्रांति? सच को पोस्टमार्टम करने की क्रांति, सच को बताने की क्रांति, सच को बर्दाश्त करके सुनवाने की क्रांति। और हम जैसे जो हम लोग पॉलिटिकल पार्ट भी हैं, और हम काले कोर्ट में न्यायपालिका भी जाते हैं, तो अब हमारे अंदर भी ये हिम्मत आई है कि हम भी कहें कि ये जो न्यायपालिका के अंदर जजेस हैं, ये संविधान लेकर बैठते हैं या शरिया लॉ लेकर बैठते हैं? अगर संविधान लेकर बैठते हैं तो फिर जहांगीरपुरी के कबाड़ी वाले को बेल तो कभी नहीं मिलना चाहिए था, कभी नहीं मिलना चाहिए था। या अभी जो राम गोपाल मिश्रा के साथ बहराइच में हुआ, ऐसे लोगों को भी बेल कभी नहीं मिलना चाहिए। या कन्हैया का जो सर तन से जुदा हुआ, कमलेश के साथ जो हुआ, ऐसे लोगों को भी बेल नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे इकोसिस्टम की जरूरत है जो एक्स मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट कर सके, जो एक्स मुस्लिम को सपोर्ट कर सके, जो एक्स मुस्लिम्स का एक बैकबोन बन सके। मैं महाराष्ट्र में 11 दिन थी, 2 दिन मैं दुबई में थी और 3 दिन मैं पश्चिम बंगाल में थी, और पश्चिम बंगाल से मैं जयपुर डायरेक्ट आई हूँ। पश्चिम बंगाल में मेरी मुलाकात बांग्लादेश के 9 हिंदुओं से हुई जो स्पेसिफिकली मुझसे मिलने के लिए आए थे। कैन यू बिलीव कि वो मुझे आते के साथ एक्स मुस्लिम साहिल का चैनल दिखा रहे थे और कह रहे थे, मैं नाम नहीं अभी रिवील कर सकूंगी क्योंकि वो अभी नहीं रिवील करना ज्यादा बेटर होगा, और बांग्लादेश में क्या हालात हैं आपको पता है। वो कह रहे थे कि स्ट्रीम से एक्स मुस्लिम हम लोगों को भी स्ट्रीम से जोड़ना स्टार्ट करें, क्योंकि बांग्लादेश में कई ऐसे मुस्लिम्स हैं जो एक्स मुस्लिम होना चाहते हैं, लेकिन जो हालात हैं वो उनको होने नहीं दे रहे हैं। मैं जब दुबई पहुंची हूँ, आप यकीन करें कि मैं ऐसी 22-23 लड़कियों से मिली हूँ जो ऑलरेडी एक्स मुस्लिम हो चुकी हैं, और उसमें से 3 एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पर ही हुई हैं। वाह! तो कमाल होते जा रहा है। लेकिन उन्होंने भी अभी अपने फेस को रिवील करने के लिए, अपने नाम को रिवील करने के लिए मना किया है। बट दे ऑल वांट टू कनेक्ट विद अस। मेरे साथ इसलिए कनेक्ट होना चाहती हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके, और साहिल के साथ इसलिए कनेक्ट होना चाहती हैं ताकि वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें, और उनके भी वहाँ पर जहाँ पर वो रहती हैं मुस्लिम मुल्कों में, वहाँ पर उनको एक प्लेटफॉर्म बना करके वो लोगों को बता सकें। अब बात आती है कि एक्स मुस्लिम क्या गलत बोलता है, ये भी लोगों के दिमाग में आता है। और हमारे सोसाइटी में, हमारे एक्वेंटेंस में, हमारी सोशल गैदरिंग में कुछ लिब्रांडो हिंदू भी होते हैं, बहुत लिबरल होते हैं, मजार में चले जाते हैं, चादर भी चढ़ा देते हैं, हालांकि हमारे कुरान में ही मजार परस्ती मना है। हम नहीं जाते, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, मैं नहीं जाती, लेकिन कुछ लिब्रांडो हिंदू हैं जो चले जाते हैं मजार में, और मौलवी मुल्लाओं के गंदे मुंह का बदबू लेकर के पानी भी फुकवा लेते हैं। जो मौलवी मुल्ला सही से ढंग से नहाता भी नहीं है, 5 वक्त वजू करके ही सोचता है कि हम साफ हो गए, तो ऐसे लोगों का बदबू भी ले लेते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि उनको भी समझना चाहिए और उनको भी सोचना चाहिए कि जो भी बातें एक्स मुस्लिम के प्लेटफॉर्म पर होती हैं वो तथ्य, सत्य और रेफरेंस के साथ होती हैं। अब देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य समझिए, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मैं अपना बदकिस्मती समझूं कि मैं खुशकिस्मती समझूं कि हमारे भारत में और पाकिस्तान में हमने अल्लाह को इज्जत देना छोड़ दिया है। हमने प्रॉफिट मोहम्मद को ज्यादा इज्जत दिया है। अल्लाह तबारक ताला को हमने अपना आला मुकाम जो दिया जाता था, जो हमारे ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर देते थे, हमारे ग्रैंडफादर देते थे, अभी की पीढ़ी क्या कर रही है? अल्लाह का नाम लेना छोड़ चुकी है और प्रॉफिट मोहम्मद आका का नाम बी पीस अपॉन हिम उनका लेती है। हमारे भारत में और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अल कुरान पर जिक्र करना छोड़ दिया गया है, मुसलमानों ने छोड़ दिया है। शरिया पर ज्यादा जिक्र होता है, जबकि शरिया किसने बनाया है? जिन्ना और ब्रिटिश ने बनाया है। हमारी अलहामी किताब तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, कुरान, इस पर बात नहीं हो रही है।
उसी अल कुरान में हम सूरे मरियम पढ़ते हैं, लेकिन एक मुसलमान को आप बोलिए कि चलो जरा चर्च में कैंडल जलाकर आते हैं, कहते हैं मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो भैया कुरान में सूरे मरियम कैसे पढ़ रहे हो फिर? वहां मदर मैरी है और यहाँ यहाँ बेबी मरियम है। मतलब फूड बोलो तो बड़ा बढ़िया और खाना बोल दो तो बड़ा घटिया। खाएंगे तो बोलो बहुत अच्छा है, ठूसेंगे तो बोलो बहुत खराब है क्या? तो ये जो नेचर है, इस नेचर को अगर वास्ट करने का काम अगर किया है तो एक्स मुस्लिम ने किया है। आगे दूर तक सोचने का अगर काम किया है तो डेफिनेटली एक्स मुस्लिम ने किया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवाद बनते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को एक योद्धा मनवाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे हमें कुछ हार्म होता है, नहीं ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर राष्ट्रवाद लोगों में एक्स मुस्लिम को अगर इन्वॉल्व किया जाए और हर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्स मुस्लिम को भी एक पार्ट बनाया जाए तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग होते चले जाएंगे, उनको प्रोटेक्शन मिलता चला जाएगा। अब जैसे कोई एक भारत के पक्ष में एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, 2-4 एक्स मुस्लिम को आप मेंबर बनाइए ना। कोई एनजीओ खोल रहा है ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर, 2-4 एक्स मुस्लिम को मेंबर बनाइए, उनको पोस्ट और पद दीजिए। कुछ लोग ग्रीनरी पर काम करते हैं, वहां उठाइए 2-4 एक्स मुस्लिम को। कुछ लोग वाटर पर काम करते हैं, वहां उठाइए। कुछ लोग चाइल्ड एजुकेशन पर करते हैं, वहां उठाइए एक्स मुस्लिम्स को। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से एक्स मुस्लिम्स को एक और भी दूसरा प्रोटेक्टिव प्लेटफॉर्म मिलता चला जाएगा। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है भाई, हम पेशे से कानून जानते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं, हम अपने आप को संवैधानिक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि जितनी बार भी मैं साहिल के साथ बैठी हूँ उसके शो में, मैंने यही कहा है कि इफ आई एम फ्रेंड फॉर यू देन डे इन एंड डे आउट आई एम विथ यू। रात में 2 बजे भी अगर कहोगे कि नाजिया ये प्रॉब्लम आया है तो मैं आऊंगी तुम्हारे लिए। पर क्या एक नाजिया के बोलने से ये जो 2 करोड़ से ज्यादा एक्स मुस्लिम है उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सो प्लीज काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसे लोग जो राष्ट्रवाद हैं, ऐसे लोग जो देश के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो भारत के पुत्र हैं, ऐसे लोग जो भारत की पुत्री हैं, ऐसे लोग जो इस मिट्टी को अपनी माता मानते हैं, ऐसे लोग जो वोकल है, ऐसे लोग जो बहुत प्रोवोकेटिव है, ऐसे लोग जो बहुत वास्ट बोलते हैं, ऐसे लोग जो हर रोज बहुत सारे एक्वेंटेंस और सोशल गैदरिंग के साथ बैठते हैं, ऐसे लोग जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, वो एक्स मुस्लिम को भी अपने परिवार का हिस्सा बनाएं प्लीज। जी। वो अलग नहीं है हमसे। 10 सेकंड, डिबेट की आदत है 10 सेकंड मांगने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक पावर फील होगा जब वो हम जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट बनते हैं, मेंबर बनते हैं, वो भी बनेंगे तो उनको एक प्रोटेक्शन फीलिंग आएगी। एंड आई मस्ट टेल यू कि लीगल प्रोटेक्शन इनके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बजावते पूरा एक पिटिशन दिया है, एक ग्रीवियांस दिया है कि माइनॉरिटी जो हमारा है उसमें 14% में हमारे एक्स मुस्लिम को भी एज अ माइनॉरिटी ट्रीट किया जाए, इनके लिए भी कोटे निकाले जाएं, इनके लिए भी वो सारी सुविधाएं दी जाएं, वो सारे संवैधानिक राइट दिए जाएं जो हमें मिलता है वही इनको भी मिले। थैंक यू। जी, अभी जो नाज़िया ने कहा, उस पर आने से पहले अगर हम साहिल की ओर देखते हैं, तो हम सबका सिर शर्म से झुकना चाहिए कि हम कहते तो हैं कि देश संविधान से चलता है और वो संविधान हमें राइट ऑफ फ्रीडम टू चूज़ अवर रिलीजन की ऑप्शन देता है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को 78 साल बाद अपना मुंह ढक कर बैठना पड़ता है और हमसे ज़्यादा हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, हर उस व्यक्ति को जो संविधान के बारे में कहता है कि संविधान से देश चलता है, उनके लिए डूब मरने की बात है कि यहाँ पर एक व्यक्ति को ऐसे बैठना पड़ता है।
दूसरी चीज़ के जब हम एक्स मुस्लिम्स की बात करते हैं, तो संविधान को अगर आप थोड़ा-सा भी डिटेल में देखना शुरू करें, उसमें आर्टिकल 25 से 30 तक माइनॉरिटीज़ के नाम पे प्रिविलेजेज़ हैं और माइनॉरिटीज़ हमारे देश में पर्यायवाची किसके रहे हैं? मुसलमानों के। ना पारसियों के रहे, ना सिखों के रहे, ना जैनियों के रहे और ईसाइयों के भी नहीं रहे। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए कि हम मुसलमान और ईसाई दोनों की बात कर रहे हों। दोनों के पास एक-एक किताब है। एक-एक किताब है सिर्फ़ और वो किताब बड़े खुले में डिक्लेयर करती है कि एक को सारी दुनिया को किंगडम ऑफ गॉड बनाना है, हर एक को क्रिश्चियन बनाना है। दूसरी बोलती है तब तक लड़ते रहो जब तक के दारुल इस्लाम नहीं बन जाता, एक-एक आदमी कलमा नहीं पढ़ने लग जाता। वो रेफ़रेंसेस साहिल आपको देगा अभी। तो क्या हमारे इसका मतलब क्या है कि दोनों इन्हेरेंटली डिज़ाइन्ड हैं हमारी सभ्यता को ख़त्म करने के लिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं रह सकती कि एक-एक किताब है वो डिक्लेयर कर रही है। फिर हम उन्हें प्रिविलेजेस दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे-धीरे वो संख्या बढ़ती जाएगी और वो बढ़ती जा रही है। तो क्या हमारा संविधान बनाने वाले बहुत इंटेलिजेंट लोग थे? जब मैं ये बात करता हूँ ना तो जनरली क्या होता है, एक कमेंट आता है, बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान। उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा एक तुरुप का इक्का मार दिया कि अब ये चुप करके बैठेगा। भीमराव अम्बेडकर की अपनी स्टेटमेंट है 1953 में राज्यसभा में कि मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एज़ अ हैक यूज़ किया गया और अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं इस संविधान को जलाने वाला पहला आदमी होऊँगा। आज सिर्फ 78 100 साल भी पूरे नहीं हुए और सामने देखिए एक व्यक्ति को ऐसे बैठना पड़ता है कि उसे अपना मुँह छिपा के बैठना पड़ रहा है। और मैं तो दाद देता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों की जो इतनी थ्रेट्स फेस करते हुए इतनी बेबाकी से बात करते हैं, वो नाज़िया है या साहिल है। और अभी जो इन्होंने आंकड़ा बताया 2 लाख लोगों 2 करोड़ लोगों का, फिर से हमारी सत्ता को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी सारी पुलिस मशीनरी को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है कि हम 2 करोड़ लोगों को उनकी ज़बान नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि वो ठीक से बात कर सकें। और जिस समय साहिल अपने चैनल पे इस्लाम की बात करता है, इस्लाम का सच बताता है, सिर्फ़ सच बताता है, वो कभी मैंने नहीं देखा कि उसने एक शब्द भी झूठ बोला बिना रेफ़रेंस के बोला हो। उससे उस सिस्टम को इतनी जलन होती है, इतनी चिढ़ मचती है कि वो अगर उन्हें मौका मिले तो अभी इसका सर तन से जुदा कर सकता है। तो आज हमें ये अपॉर्च्युनिटी लेनी चाहिए और साहिल से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, साहिल, क्योंकि तुम देखते हो, उस समाज में पल के बड़े हो, देखा है कि ये जो आवाज़ दबी हुई है, कुचली हुई है, इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इनकी संख्या कैसे आगे आए ताकि जो हमें शर्म फ़ील होती है वो हमें ना हो। शुक्रिया नीरज जी। अच्छा, टॉपिक है हाउ टू ग्रो एक्स मुस्लिम, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट ये सवाल उठता है, व्हाट इज द नीड ऑफ एक्स मुस्लिम, है ना? ग्रोइंग की बात तो हम तभी करेंगे जब इसमें कुछ फायदा हो। सो व्हाट इज द नीड ऑफ एक्स मुस्लिम्स, ये पहले सवाल का जवाब देना जरूरी है और उसके बाद फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। और नाजिया ने भी बताया, नीरज जी ने भी बताया कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिससे हम इसको और बढ़ा सकते हैं। तो ज़रूरत क्या है? सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि जितने ज़्यादा लोग इस्लाम से बाहर निकलेंगे, इस्लाम उतना कमज़ोर होता जाएगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि इस्लाम नंबर्स पे खेलता है, उसकी ताकत नंबर से आती है। लोग एक्स मुस्लिम बनेंगे, इस्लाम छोड़ेंगे, इस्लाम की ताकत कम होते जाएगी। तो फायदा क्या होगा इससे कि जो इस्लाम की सोच है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम का कानून होना चाहिए, या तो आप मुसलमान बनेंगे या तो जलील होके गुंडा टैक्स देंगे। कानून किसका चलेगा? कानून इस्लाम का चलेगा। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की अभी एक क्लिप मैंने अपने एक्स अकाउंट पे पोस्ट किया था।
कई सारे मोमिन कहते हैं कि यार इस्लाम तो मतलब जो वॉर्स की बातें हैं, जो सूरह तौबा में जो आयतें हम कोट करते हैं, वो सारी की सारी जो है डिफेंसिव वॉर के लिए है। ये झूठ है, ये गलत है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब खुद कहते हैं कि ये धोखा है एक्चुअली में। ये अपने आप को अच्छा बताने के लिए इसका इनकार किया गया है। इस्लाम अगर हक है तो उसको सामने से गलबा पाने की कोशिश करना पड़ेगा, और रसूलुल्लाह ने इसी वजह से स्टार्टिंग में ही अटैक किया था, ताकि वो जंग स्टार्ट हो, इस्लाम का बोलबाला। अच्छा, स्टार्ट कैसे किया था? असल में लूटमार से स्टार्ट किया था। कारवां लूटने के लिए भेजा था। जो कारवां जा रहे थे, बिजनेस कारवां, उसको लूटने के लिए रसूलुल्लाह ने भेजा था। जैसे ही मदीना गए, वहां ताकत मिली, लूटमार का नंगा नाच स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज ये हमको समझ में आती है कि एक्स मुस्लिम इसके लिए जरूरी है, क्योंकि इस्लाम की उससे ताकत खत्म होगी, कम होगी, और वो जो उसकी चाहत है कि पूरी दुनिया में उसको छाना है, अपना बेस बनाना है, अपनी शरीयत लागू करना है, इसमें वो कभी भी सफल नहीं होंगे। इसके अलावा मैं समझता हूं कि मुसलमान इस्लाम के सबसे फर्स्ट विक्टिम है। मुसलमान इस्लाम के सबसे फर्स्ट विक्टिम है। हर एक इंसान को हक है कि वो अपनी जिंदगी दिमागी अपंगता से निकलकर एक अच्छी जिंदगी गुजारे। इस्लाम में रहते हुए आप एक अच्छी जिंदगी गुजार नहीं सकते, आप इंसानियत वाली जिंदगी गुजार नहीं सकते। तो हर एक का हक है, हर मुसलमान का, कि उस तक इस्लाम की हकीकत पहुंचे। तो इस्लाम की हकीकत बताएगा कौन भाई? जो खुद इस्लाम में रह चुका है। अभी अगर नीरज जी कुछ बताएंगे, संजय जी कुछ बताएंगे, योगी जी कुछ बताएंगे, तो सबसे पहले मुसलमान क्या बोलेगा? ये क्या कर रहा है? ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जो आदमी घर से निकला हुआ है, अगर कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे, तो कुछ लोग ये तो सोचेंगे कि यार इसमें रहते हुए ये क्यों निकल गया। तो इस वजह से भी एक्स मुस्लिम्स की जरूरत है, इस समाज को, इस देश को, और पूरी दुनिया को। समाज भी ठीक होगा, देश की भी तरक्की होगी। आप देखिए ना, एक मुसलमान जिसको पहले से ये बता दिया गया है कि भाई रिस्क देने वाला अल्लाह है, आपने बच्चों का कत्ल नहीं करना है, रिस्क खिलाने वाला कौन है? अभी एक हिंदू है, आप है, नॉन मोमिन है। हाँ साहिल, जब वो रिस्क बोल रहे हैं तो वो खाने की बात करें, वो रिस्क रिस्क, नहीं है। कि लोग रिस्क समझ लेते हैं, रिजक या भाई एस के नहीं, रिस्क नहीं, रिस्क। रोजी, रोजी रोटी। हाँ, रोजी रोटी समझ लीजिए आप, रोजी रोटी आसान भाषा में। अब अगर किसी के दिमाग में ये पहले से ही डाल दिया गया है कि भाई रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, आपने बच्चों का कत्ल नहीं करना है, आपने रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो ज्यादा बच्चा पैदा करती है उसको प्रीफर करो, क्योंकि वो मेरी उम्मत के नंबर्स को बढ़ाएंगी। आप बताओ, आप लोगों में से जितने लोग शादीशुदा है या करने वाले हैं, दिमाग वाले हैं, आप लोग यही सोचते हैं क्या कि भगवान हमारा खिलाने पिलाने वाला है, इस वजह से 10 करो, 11 करो, 12 करो? ऐसा सोचते हो आप? नहीं, आप सोचते हो हमको मेहनत करना है, अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चे पैदा करना है, ताकि उनको भी एक अच्छी जिंदगी दी जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है? करो पैदा। क्यों? खिलाने पिलाने वाला कौन है? अल्लाह है। एक चीज ये। दूसरी चीज, हम तो यहाँ पे मुसाफिर है, ये मुसाफिर खाना है, हम मुसाफिर है, तो इधर पढ़ लिख के क्या करेंगे ज्यादा? अरे काफिरों ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, वो पागल लोग मेहनत करते हैं, अपना दिमाग खपाते हैं। साहिल, एक मिनट। राशन तो योगी जी और मोदी जी भेज रहे हैं उनको। अभी वो है कि अल्लाह ने उनको जरिया बनाया है। अच्छा, बहाने बनाने के लिए तो 100 बहाने बना सकता है ना इंसान। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि मुसाफिर है, तो जो यहूदी दिमाग लगाकर, जो नॉन मुस्लिम दिमाग लगाकर इस दुनिया को इतनी सारी टेक्नोलॉजीज दी है, तो उसका तो हम मुसाफिर होते हुए फायदा उठाएंगे। लेकिन मुसाफिर खुद अपनी अकल लगा के कुछ चीज दुनिया को नहीं देगा।
तो भाई ये भी हमारे देश के लिए नुकसान है क्या नहीं है? आज मुसलमान जो है पढ़ाई लिखाई में पीछे है क्या नहीं है? कितने लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कितने लोग 10वीं तक जाते हैं, और फिर इनमें लड़कियों की बात तो फिर आप छोड़ ही दीजिए कि उनको कितना पढ़ने दिया। तो ये देश के लिए नुकसान है क्या नहीं है? अगर लोग इस्लाम जैसे कल से बाहर निकलेंगे, उनको समझ में आएगा कि इस दुनिया में आपने अपना भी योगदान देना है सोसाइटी को। जैसे आप दूसरे का फायदा उठा रहे हो, दूसरे की अकल का, वैसे आपने खुद का भी योगदान देना है ताकि समाज बेहतर हो, ताकि देश तरक्की करे। तो एक्स मुस्लिमों की जरूरत इसलिए भी है ताकि ये दिमागी अपंगता वाली सोच खत्म हो, और जो हमारे देश के ही लोग हैं ना, अरे भारतीय है ना भाई, हमारे ही है ना, तो हम नहीं चाहते कि हमारे भारतीय जो है इस दिमागी अपंगता से निकलकर इस भारत का हिस्सा बनकर इस भारत को तरक्की दे। तो इस वजह से भी एक्स मुस्लिमों की जरूरत है। समाज में शांति लाने के लिए लोगों का एक्स मुस्लिम होना जरूरी है। आप बताइए कि आज जितने भी जो कट्टर हमको हिंदू लोग भी दिखते हैं, जैसा हमारी किसी से बात होती है, वो कट्टरता कहाँ से आ रही है? वो रिएक्शन में आ रही है। वो रिएक्शन में आ रही है, उनकी जान जलती है कि यार ये क्या, ये इस तरीके से इनकी हरकतें हैं, ये हमारे भगवानों को गाली दे रहे हैं, ये हमें बुरा भला कह रहे हैं, ये हमको मारने की चक्कर में है, ये यहाँ पे शरीयत लाने की चक्कर में है। तो वो रिएक्शन में वो वहां से भी आपको दिखता है। मुझे बताइए, जब यही ठंडे पड़ जाएंगे, इनका इस्लाम खत्म हो जाएगा, तो नफरतें बाकी रहेगी या नहीं रहेगी? फिर एक हिंदू को कट्टर हिंदू बनने की जरूरत रहेगी नहीं। इसलिए भी एक्स मुस्लिम क्या है, जरूरी है। तो ये थी रिक्वायरमेंट या नीड कि आज की तारीख में एक्स मुस्लिमों की जरूरत क्यों है। अब हाउ टू ग्रो एक्स मुस्लिम्स, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज मुझे यहाँ पे मास्क लगा के बैठना पड़ रहा है जी। टाइम खत्म। नहीं, माइक, माइक पास में रखिए। अच्छा माइक पास में। हाँ। अभी मोमिनों मुसाफिरों को बोलेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी थोड़ा दिमाग लगा के लाओ कि माइक दूर भी रहे तो आवाज आए। कर सकते एक्सपेक्ट मुसाफिरों से? अभी नहीं कर सकते। उनको सिर्फ तलवार पहना दिखाकर सलवार उतरवाना आता है बस। नहीं, लेकिन एक चीज़ है, देखिए इन्होंने अभी बोला कि उन्होंने कुछ भी आज तक इन्वेंट नहीं किया, तो सुसाइड वेस्ट जो है, मुझे लगता है एक इस्लामिक इन्वेंशन है। वाह 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 वाह। जी। अच्छा, तो हाउ टू ग्रो एक्स मुस्लिम्स जो है, इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि उनके लिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ या स्पेशल प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्यों जरूरी है। वो इस वजह से जरूरी है क्योंकि इस्लाम के हिसाब से एक इंसान जो इस्लाम छोड़ देता है उसको कहते हैं मुर्तद। क्या कहते हैं? मुर्तद। और मुर्तद की सजा क्या है इस्लाम में? कत्ल। अच्छा, जब पूछा जाता है इनके मौलवियों से कि भाई तुम फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ गया और ये क्यों मौत की सजा है, तो कहते हैं इसने गद्दारी की। ओ भाई, ये गद्दारी कहाँ से हो गई? तो मतलब जो हिंदू मुसलमान बन रहा है फिर वो भी गद्दार है, फिर उसको भी कत्ल किया जाए सेम आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पे। तो ये गद्दारी कहाँ से हो गई? असल में मसला ये है कि रसूलुल्लाह को मालूम था कि ये जो खेल मैंने पूरा बनाया है, एक मुर्तद अच्छे से जानता है कि ये पूरी धोखेबाजी है, और चूंकि वो सारे लोगों को बताएगा और इस्लाम का नुकसान करेगा, इस वजह से उसको क्या कर दो, खत्म ही कर दो। इस वजह से मल्टीपल नरेशंस आपको मिलेंगी, ऑथेंटिक नरेशन, जहां पे अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जिसने अपना दीन बदल दिया उसको कत्ल कर दो। हजरत अली, ये शिया हजरात जिसको खुदा के जैसे ही समझ लो दर्जा देते हैं, हजरत अली ने कई सारे मुल्हिद को, एथियस्ट को उन्होंने जिंदा जलवा दिया, जिंदा जलवाया। तो ये क्यों? क्योंकि एक्स मुस्लिम क्या करेगा, इस्लाम के राज लोगों को बता देगा कि यार ये तो गंदगी है, धोखेबाजी है या अपंगता है। अच्छा, तो इस वजह से एक एक्स मुस्लिम जो है, अगर वो एक्स मुस्लिम हो भी जाता है तो उसको ये डर रहता है कि भाई कई मेरे फैमिली वाले मुझे डिसओन
ना कर दे। सबसे पहला सवाल होता है कि कहीं फैमिली वाले उसको डिसोन नहीं कर दे। क्यों? इस्लाम रिश्तों को तोड़ देता है। इस्लाम कहता है कि अगर आपकी शादी हुई है, अगर आपकी पत्नी अगर इस्लाम छोड़ती है या पति इस्लाम छोड़ता है, सबसे पहला अटैक क्या होता है कि आपका रिश्ता, आपकी शादी ऑटोमेटिकली, तलाक की जरूरत नहीं है, वो क्या हो जाती है? वॉइड। कुरान कहता है कि आपके माँ बाप हो, भाई हो, अगर वो इस्लाम के ऊपर कुफर को तरजीह देते हैं तो अब वो उनसे तुमको दोस्ती भी नहीं रखना है, उनकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। तो इस्लाम इस तरीके से रिश्तों को खत्म कर देता है। अब जो इस्लाम को मानने वाला है, अब बताओ कि क्या उसको उसकी माँ जो है वो ये सोचेगी कि ये तो पहले मेरा बेटा है, इसको 9 महीना मैं अपने कोख में रखी हूँ, मैंने मेहनत से इसको पाला है, लेकिन जब इस्लाम की पारी आती है तो उसकी ममता क्या हो जाती है? खत्म। मतलब ये जो जो इस्लाम को सही से मानने वाला है उनकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो ये एक डर होता है कि कहीं भाई साथ ना छोड़ दे, बहन साथ ना छोड़ दे, फैमिली वाले डिसोन नहीं कर दे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम घर से स्टार्ट होता है। अच्छा, बहुत सी बार जो है, आप देखिए, माँ की ममता तो माँ माँ की ममता है, तो कभी कभी वो इतना हार्श नहीं हो सकती, घर वाले हार्श नहीं हो सकते कि यार कुछ भी अपना ही बच्चा है, नहीं मानता तो नहीं मानता। अब अगर फैमिली वाले अगर उसको डिसओन नहीं भी कर रहे और उसने अगर अपने दोस्तों को बता दिया, तो अब खतरा आएगा कि उसकी दोस्ती टूट जाएगी। मोहल्ले वालों को पता चला तो मोहल्ले वाले क्या करेंगे? उसका बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे, फिनेंशियल बॉयकॉट होगा उसका। और गलती से अगर उसने लोगों को इस्लाम की हकीकत बताना शुरू कर दी, जैसे मैं बता रहा हूं, तो अब उसका कत्ल होने का भी खतरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से जो लोग एक्स मुस्लिम हो भी रहे हैं, जो 2 करोड़ नंबर हमारे सामने जो आया है प्यू रिसर्च के हवाले से, 6% मुसलमान जो है वो नहीं मानते अल्लाह अल्लाह में। तो भाई ये सामने इस वजह से नहीं दिखता है क्योंकि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। इस वजह से एक लॉ बहुत जरूरी है। उसकी वजह क्या है? अब हम सबको मालूम है, हमारे भारत में SC ST एक्ट है, सबको पता है ना? ये इतने पावरफुल लॉज है कि एक बड़ा से बड़ा नेता, एक बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी जो दलित हजरात है, उनके बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स है जो वो कैमरे पे बोल भी नहीं सकता, डरता है। और अगर गलती से कभी उसने बोल भी दिया तो क्या करता है? वो माफी मांगता है। क्यों? क्योंकि लॉ वैसे बनाए गए हैं। मुझे बताओ कि इसी तरीके से अगर एक्स मुस्लिमों की प्रोटेक्शन के बारे में लॉ बनाया जाए कि इनके खिलाफ कोई अगर धमकी भी दे तो 2 साल जमा हो जाओगे, बेल भी नहीं मिलेगी। हाथ लगाना तो दूर दूर की बात, अगर आपने सिर्फ धमकी भी दे दी, साबित हो जाए कि आपने धमकी दिया, व्हाट्सएप पे आपने मैसेज भेजा, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तू ऐसा है वैसा है, इस पे तुमको 2 साल की जेल और बेल भी नहीं। आप बताओ, मोमिन हजरात डरेंगे या नहीं डरेंगे? एक मिनट साहिल, जी, 2 साल आपको लगता है डिटरेंट होगा? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं, कितना चाह रहे हो रुकिए, उम्र का? नहीं, हम नहीं, देखिए आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे एक्स मुस्लिम्स को बढ़ाया जाए। तो हम पॉलिसी लेवल की बात कर रहे हैं, तो जो आप सजेस्ट कर रहे हो शायद आप एग्जांपल ऐसी ऑफहैंड दे रही है ना। एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि इस्लाम में अगर कोई किसी मुर्तद का गला उतारेगा तो उसे ग्लोरीफाई किया जाता है, तो 2 साल वो बर्दाश्त कर जाएगा। तो मुझे तो लगता है कम से कम 10 साल या कुछ एग्जैक्टली। ऐसा होना चाहिए। नहीं, मेरे आ, को मुझे लगता है साहिल कि योगी जी वाला, ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु राम से मेल। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, अभी जो है एक कॉमेडी मैंने शॉर्ट अपने चैनल पे अपलोड किया था। जितने लोग मेरा चैनल देखते हैं वो शॉर्ट देख लेना। एक हैदराबादी मोमिन ने मेरे को मैसेज किया, ठीक है? हाय, आप एक्स मुस्लिम साहिल हो क्या? कॉल किया, मैंने कॉल उठाया नहीं। 100 के ऊपर कॉल आता है, मैं कॉल उठाता नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी खेलना होता है किसी के साथ तो मैं कॉल उठा लेता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज भेजा,
कि भाई आप कौन है? नहीं पहले आप बताइए एक्स मुस्लिम साहिल है क्या? मैं बोला थोड़ा मेरा मूड हो रहा था कि थोड़ा खेलूं, मैं मजाकिया इंसान हूँ बहुत, जो मेरा चैनल सुनता है उनको मालूम है। मैं बोला यार मैं भी इस एक्स मुस्लिम साहिल से परेशान हूँ, सब जगह पे मेरा नंबर इसने दिया हुआ है। तो बोलता, गाली दे के बोलता है कि इसका वीडियो देखा मैंने, एक वीडियो देखा, मेरे खून में जलन हो रही है, शॉर्ट्स देख लेना उससे, मेरे खून में जलन हो रही है, मिलेगा आर का पिल्ला अगर मिला मुझे तो मैं ऐसा कर दूंगा सर। मैं बोला भाई 2 लाख रुपया मैं देता हूँ, पहले 1 लाख बोला उसको मैंने, 1 लाख रुपया देता हूँ, साहिल की सुपारी मुझे देना है, लेगा क्या सुपारी? तो बोलता भाई माहौल खराब है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्यों मेरी जीप फड़वाने की चक्कर में है तू? ये मैं अभी आप लोगों को मजाक के लिए नहीं बोल रहा, मेरे चैनल के शॉर्ट्स पे जाके देख लेना, पूरा कॉन्वर्जेशन मैंने रिकॉर्ड करके डाला हूँ। इसी पे बोलना चाहिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये तो फटी तो मुशरिका, पड़ी है। ये मुशरिका आ गई है रानिया में हमारे। हाँ ये मुशरिकाना कलमात जो है ये बक रही है, इनकी माफी भी नहीं होगी। तो बोलने का मकसद ये है कि डर है। और एक बात बताओ यार, एक आम इंसान चाहे वो मुसलमान ही क्यों नहीं हो, किसको कोर्ट कचहरी करना पसंद है? आप देखिएगा कि जिन लोगों को ये लोग गुस्ताखी के नाम पे जो जमा करते हैं, उसमें से जो पकड़े जाते हैं, उनके घर वाले रोते हैं क्या नहीं रोते? हमारा बच्चा तो दूध लाने के लिए गया था, वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। सुना है क्या नहीं सुना है? हर बार आपने सुना है। क्योंकि किसी को भी, एक आम इंसान को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, पुलिस का कोर्ट कचहरी का चक्कर कौन करते बैठेगा? आपकी चप्पल घिस जाएगी, आपके पैसे चले जाएंगे। तो डर तो है, अगर आप डर में रखोगे तो डरेंगे, और ये डर उनके अंदर बिठाना जरूरी है, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है, भारत में है। और भारत में ये सर तन से जुदा वाली चीज नहीं चलेगी, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं। शायद जिस दिन मोदी, हाँ जिस दिन मोदी जी और जो भी अथॉरिटीज है पावर में है, जिस दिन अपीजमेंट पॉलिसी बंद कर दे, अपीजमेंट पॉलिसी बंद कर दे। क्यों अपीजमेंट करना है जब वो तुम्हारे नहीं होने वाले, वो तुम्हारे नहीं होने वाले, उनको बचपन से बिठा दिया गया है कि ये मोदी ये योगी ये हमारा क्या है, दुश्मन। मुसलमानों का दुश्मन है, ये हमको खत्म करने के लिए आया है। जब भाई उसके दिमाग में बिठा दिया गया है, तो वो तुम कितना भी अपीजमेंट कर लो, वो तुम्हारा नहीं होने वाला। तो जी तुम अपीजमेंट बंद करो, अपीजमेंट बंद करोगे, इस भारत में एक भी दंगा नहीं होगा। होगा। तो एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ मेरे हिसाब से लाना जरूरी है। फटाफट खत्म करता हूं। दूसरी चीज, जो एक्स मुस्लिम हो जाए, हिंदू कम्युनिटी और जो दूसरी कम्युनिटी है, उनको चाहिए कि उनको अपनी कम्युनिटी में उनको बसाए। हम्म ये आपको करना पड़ेगा, उनसे शादी कौन करेगा? अच्छा ये भी नहीं है कि किसी को भी एक्स मुस्लिम समझ लो, थोड़े अच्छे से परख लो, टेस्ट लो, उसके बाद उसको जगह देना है। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कोई धोखाधड़ी करके मैं एक्स मुस्लिम हूं बोल के भी घुस जाए। तो कुछ लिटमस टेस्ट होते हैं, वो अप्लाई करो, और मालूम पड़ेगा हाँ ये एक्स मुस्लिम है, तो उसको अपनी सोसाइटी में जगह दो, उसको अपने समाज में जगह दो। और फिर देखना जब उनको ये जगह मिलेगी, साथ मिलेगा, प्रोटेक्शन लॉ होगा, आज जो 2 करोड़ का नंबर है, बहुत जल्द 5-6 करोड़ भी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज, वी कैन ग्रो एक्स मुस्लिम्स। सर विवाद हो जाएगा लिटमस टेस्ट अगर यहाँ बता दिया तो। लिटमस टेस्ट ऐसा है जी, ऐसा है कि जब भी आपको लिटमस टेस्ट करना हो तो देखिए वो गुस्ताखी करता है कि नहीं करता। अभी तो इतना ही है, और बाकी जब कर लेंगे बात इस पे भी। लेकिन अभी जो साहिल ने बोला, अगर हम उसे समराइज करते हैं, और नाजिया ने भी जो बात की है कि एक तो जो तुष्टीकरण की पॉलिसीज हैं वो सारी की सारी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि सेक्युलर, अगर सेक्युलर देश है तो उसमें किसी एक को ऐसे स्पेसिफिक प्रिविलेजेस या
किसी भी तरह की तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि एक प्रोटेक्शन के लिए कानून आए, क्योंकि जो संविधान कहता है कि हम फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस ऑफ रिलीजन देते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन करना भी संविधान का और सरकारों का काम है। तीसरा कि हमें एक्स मुस्लिम को सहानुभूति से देखना चाहिए और उन्हें एनकरेज करना चाहिए। और नाज़िया जी कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी? हाँ, नहीं, क्वेश्चन अभी लेते हैं जी। 2 मिनट हैं, 2 मिनट और ले लूँ फिर क्वेश्चंस लेते हैं। हुँ, अभी भाई साहब कह रहे थे कि कुछ बताने के लिए, देखिए थोड़ा बुरा लगेगा सुनने में। ये जो कुछ हिंदू हमारे पास जो डेटाज़ आते हैं कि कुछ हिंदू जो है वो मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं। बहुत मुझे अफ़सोस होता है, लेकिन कन्वर्ट तो हो जाते हैं इस्लाम में, सर्कमसिशन क्यों नहीं करवाते हैं? खतना क्यों नहीं करवाते हैं? उम्र चाहे जो भी हो, जब अपने धर्म को छोड़ देते हैं, अपने संस्कृति और सभ्यता को छोड़ देते हैं, तो जब इस्लाम कबूल करते हैं, तो ढंग से कबूल करना चाहिए। छोड़ दे। हाँ, चमड़ी भी छोड़ो। देखिए एडिशन में नीरज जी मैं इतना ही कहूँगी कि हमारी सोसाइटी को जैसे हमने हम मैं जहाँ-जहाँ भी इलेक्शन कैंपेनिंग में गई, एक स्लोगन दिया, कांग्रेस मुक्त भारत। तो उसी तरीके से अब जिहादी आतंकी माइंडेड मुक्त भारत करना पड़ेगा। जो भारत की सभ्यता को मानेगा, जो भारत के संविधान को मानेगा, जो भारत की संस्कृति को मानेगा, हम उसको मानेंगे। जो जो मुसलमान हम को जो जो भी मुस्लिम हिंदुओं को अपने घर में बुला करके ईद की सवैयाँ खिलवाता है, लेकिन उसको प्रसाद आप दीजिए, बोलेगा नहीं ये हराम है। तो ये जवाब देना पड़ेगा कि आज से तुम भी मेरे लिए हराम हो, चलो निकलो पतली गली से। चलो निकलो पतली गली से एकदम। हुँ, और तीसरा मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ कि अपने मोहल्ले में सुअर का दांत जो है ना वो गालना स्टार्ट कीजिए और ऐसे-ऐसे लोगों को एंट्री बंद करवाइए। वो 4 पैसे ज़्यादा दे करके आपको आपके घर में टुकड़े-टुकड़े गैंग बन करके एंटर करेगा और फिर आपकी बहू-बेटियों को लूटेगा। इसलिए बेटर यही होगा सुअर का दांत गाड़िए सामने में घर के। जी, बहुत धन्यवाद। एक और जो चीज़ हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि बहुत एक्स मुस्लिम्स को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उन्हें जब अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करने होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो जो सजेशन आती है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर वो अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करा सकें। और पहले मैं प्रश्न भी ले लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास ऑडियंस के। प्रोफेसर एन के जैन हैं, एक्स मुस्लिम्स इस्लाम से तंग होकर बाहर आ गए हैं और हिंदुइज्म के निकट भी, कृपया वो हिंदू बन जाएं। अच्छा, ये प्रश्न नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है जी। अच्छा, इसमें मैं एक सिर्फ इसमें इसका एक आंसर मैं बस ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, एक जो एक्स मुस्लिम होता है, उसके पास अभी दरवाज़ा खुला है, ठीक है? कि वो किधर जाना चाहता है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्टेशन बना लोगे कि जो एक्स मुस्लिम है, उसने 100% घर वापसी करना ही है, तभी हम इसका साथ देंगे, तो जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होगा या जो ब्रॉडर अचीवमेंट हमको लेना है, फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो एक्स मुस्लिम बनता है, उसने एक अपने यानी बचपन से जो चीज़ उसको सिखाई गई थी, जो मान रहा था, उसको वो छोड़ रहा है, ठीक है? इसकी मिसाल ऐसी समझ लीजिए कि एक दूध का जला हुआ छाछ भी क्या करता है वो? फूँक-फूँक के फूँक-फूँक पीता के है। पीता है। अगर उसने एक आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया है, आप बताइए उसके लिए कितना मुश्किल होगा किसी और आइडियोलॉजी पे ट्रस्ट करने के लिए। हो सकता है करे, हो सकता है ना नहीं कर करे, हो सकता है वो मेरे जैसे रहे। भाई मुझे तो इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश का, लॉ है मेरे ऊपर और मेरी खुद की मोरालिटी है, सोसाइटी से जो हमने ली हुई है, सीखी हुई है और जो क्राइटेरिया है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। मुझे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता खुदा है या नहीं है, भगवान है या नहीं है। मेरी ज़िंदगी में 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा खुदा के होने या नहीं होने से। तो हो सकता है कि कुछ एक्स मुस्लिम मेरे जैसे भी हो, जो हाँ, कोई भी ठीक बात है। आइडियोलॉजी में नहीं आते, तो थोड़ा-सा आपको एक हुँ, हाँ, बात ठीक जो है। है थोड़ा खुला रखना पड़ेगा कि आप ये शर्त नहीं लगा सकते कि भाई घर वापसी करेगा, तो ही हम इसका साथ देंगे वरना हम साथ
नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन आया जी गोपाल कृष्ण जी से, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम स्वीकार किया, उन्हें त्यागी गोत्र भी मिला, अभी कैसे हैं और कहाँ हैं? वो हाँ जी, उन्होंने सनातन स्वीकार कर लिया है। ठीक है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, सुरक्षित हैं, कहाँ हैं वो मैं अभी नहीं बता सकता जी। ठीक हैं जी, स्वस्थ हैं, अपना जीवन ठीक से जी रहे हैं। सर तन से जुदा के नारे सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ क्यों लगते हैं? कभी उस पर एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन एक्स मुस्लिम्स के खिलाफ ये नहीं लगते। ये गलतफ़हमी है जी, किसका क्वेश्चन है ये? निसर्ग मलिक जी? ऐसा नहीं है, द डिफरेंस इज़ कि आपको कभी टीवी पे शायद वो नहीं दिखाई दिए, लेकिन हम जानते हैं एक्स मुस्लिम्स को, उनके सर पे हमेशा तलवार लटकी होती है। ऐसे कई हैं जिनका मुझे फ़ोन आया है कि आज मैं घर से निकला हूँ और अब मुझे पता है कि वो मुझे मारने निकले हैं, मैं क्या करूँ? और उनके शरीर पे जो कपड़े होते थे, उन्हीं के साथ हमने उनको कहीं और ले जाके उन्हें सेट करवाया है। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। आपकी जानकारी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा ओके जी, एक क्वेश्चन और है, हाउ टू क्रिएट एक्स मुस्लिम? गिव एग्जांपल टू ट्रिगर इन एनी मुस्लिम वेयर कैन मेक हिम व्हिच कैन मेक हिम थिंक वेदर ही इज़ राइट और रॉन्ग। देखिए जी, इसका आंसर ये है, साहिल ने आज पहले भी दिया था दिया था। कि इसका कोई वन साइज़ फिट्स ऑल वाला आंसर नहीं आएगा। किसको क्या चीज़ क्लिक करती है, वो आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसी वॉर नहीं है कि आपने एक टी-शर्ट ले लिया और सबको फिट हो जाएगी। हमें इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्वयंबोध और शत्रुबोध दोनों चीज़ें चाहिए हमें। साहिल के चैनल पे जाइए, वो बहुत बड़ी-बड़ी डिबेट्स करता है, बहुत डिटेल्ड रेफरेंसेस देता है। वो आपको इस्लाम के बारे में अवेयर कर देगा। लेकिन कौन-सी चीज़ किसे हिट करती है, ये आप नहीं जानते। जैसे उसने बोला था कि किसी को जो लैक ऑफ मोरालिटी है इस्लाम में, वो हिट करती है। किसी को लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो हिट करता है। किसी को कोई और चीज़, किसी को मोहम्मद का कैरेक्टर हिट करता है कि यार इसे मैं नबी मान रहा था। तो अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग लोगों पे अप्लाई होती हैं। वो आपको चेक करना। हाँ जी, बोलिए साहिल। बिल्कुल इन्होंने सही कहा है। देखिए, अब क्या होता है कि हो सकता है कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीज़ें देखें, नोट डाउन करें, लिखें और हर किसी की बस की बात भी नहीं होती कि वो डिबेट करे, है ना? तो 2 तरीका होता है किसी की मदद करने का। एक होता है कि आप डायरेक्टली मदद कर दो, एक होता है कि जो मदद कर सकता है वहाँ पे उसको पहुँचा दो। अगर आप नहीं कर सकते या आप अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहते, बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा तरीका है। उसको बोलो कि भाई मुझे इस्लाम में बहुत इंटरेस्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि इस्लाम कबूल करूँ। मैंने नालायक के कुछ बयान सुने, मेरे को लग रहा है कि यार ज़िंदगी का जो असल मकसद है, वो अल्लाह की इबादत ही है। लेकिन जब नालायक का बयान सुन रहा था, तो सजेशन में ये कुछ मुर्तदों का भी मेरे को वीडियो आ गया। अब इन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा। ज़रा इनकी वीडियोज़ को देखो और इसका जवाब ढूँढ के लाओ। अगर आप जवाब ढूँढ के लेके आओगे, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। ये उसको बोल दो, अब वो उसको तो नहीं मालूम आप उसको एड़ा बना रहे हो। अब वो क्या करेगा, उसके लिए तो एक जन्नत का टिकट है अगर उसके ज़रिए से कोई मुसलमान बन जाता है। वो सोचेगा अरे यार मेरा दोस्त मुसलमान बनेगा, मैं तो बोल सकता हूँ कि यार मैंने कलमा पढ़ाया। वो क्या करेगा, कौन-सा भाई क्यों कौन दिखा रहा बता? अब जब स्टार्टिंग में देखेगा तो ये एक क्या कहते हैं उसको पैटर्न हमने देखा हुआ है कि जब मोमिन मुसाफिर पहली बार चैनल देखता है तो गालियाँ देता है हमें, ठीक है? गालियाँ देता है, सुनता है, गालियाँ देता है, सुनता है, सुनता है, सुनता है। अब आहिस्ता-आहिस्ता गाली देना वो कम हो बंद जाता। करता है, कम करता है, अब सुनता है, फिर एक पॉइंट के बाद उसको फिर लगने लग जाता है कि यार नहीं गड़बड़ तो है, है ना? तो आपका जवाब लेने के चक्कर में हो सकता है कि वो खुद एक्स मुस्लिम हो जाए या वो आपके फिर पास आना बंद कर दे। तो इस तरीके से भी आप जो है लोगों को हम तक पहुँचा सकते हैं।
मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हर किसी की बात नहीं होती कि वो किसी को कन्विंस कर सके। बिल्कुल ठीक है। और बाई चांस वो साहिल का चैनल देखने के बाद भी कन्वर्ट नहीं होता, बहुत ढीठ होते हैं, कई कारण होते हैं, तो भी उसका वो जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो खत्म हो जाएगा वो और उसे अंदर ही अंदर पता होगा, वो अंदर ही अंदर मुर्तद बन जाएगा। बहुत लोग होते हैं ऐसा करने वाले। तो एक्स मुस्लिम्स कम्युनिटी को बढ़ाने में हेल्प करें, उनके चैनल्स देखें, अलग-अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, वो उन लोगों के साथ शेयर करते जाएँ। यहाँ पे हम ये वाइंड अप करते हैं। आप सबने ध्यान से सुना उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।